चलिए दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। तक मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर केराकत में है और मेरे साथ एक खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष केराकत से नीरज पहलवान नीरज यादव जी हैं और इनसे जरा बातचीत करते हैं। स्वराज समाचार हमेशा ट्रेंडिंग इश्यूज पर, हमेशा ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत करता है और कुछ ऐसे मुद्दे लेकर के इस वक्त मैं केराकत में मौजूद हूं। स्वागत करते हुए नीरज जी एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। कल लोकतंत्र के मंदिर में हमने जो नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी के सांसद का देखा है, जो बयान उसने दिया है, दानिश अंसारी जो बसपा के सांसद हैं, उनको कटुआ तक कह दिया, उनको मुल्ला तक कह दिया, उनको आतंकवादी तक कह दिया। आपसे जरा जानना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी का एक समर्पित सिपाही होने के नाते, पीछे हर्षवर्धन सिंह हंस रहे थे, रविशंकर प्रसाद मुस्कुरा रहे थे, आपसे जरा जानना चाहूंगा कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह देखते हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस ज्वलंत मुद्दों को लेकर के हमारे विधानसभा में आपने अपना स्वराज समाचार को लेकर आया है, तो मैं इस स्वराज समाचार का पहले स्वागत करता हूं। और आपने जो मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा लोकतंत्र में इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर में जहां देश की निगाहें हैं विश्व के पटल पे, और आप कहते हो कि हम नए संसद भवन में जा रहे हैं, नए संसद भवन का संस्कार आपने क्या दिया है? आपके पीछे मिनिस्टर हंस रहे हैं और उसके सामने अब मुझे याद आता है वल्लभ भाई पटेल जी का वक्तव्य, जिस समय आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जी ने तत्कालीन गृह मंत्री ने कहा था कि ऐसे जो संगठन हैं जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जाता है, ऐसे संगठन उन्होंने बैन लगा दिया था। क्यों लगाया था? इसीलिए क्योंकि इनकी खाकी टोपी की जगह काली टोपी थी और काली टोपी किसी भी शुभ काम में अशुभ मानी जाती है। इसका परिचय कल उनके सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने दिया है। मैं उसको आरएसएस से जोड़ता हूँ, न कि भारतीय जनता पार्टी से जोड़ता हूँ, क्योंकि आतंकवादी जो परिभाषा आरएसएस के लोगों ने सिखाई है, आतंकवादी हम नहीं हैं, आतंकवादी किसान नहीं था, लेकिन इन्होंने किसान को आतंकवादी कहा, हमारे खिलाड़ियों को खालिस्तानी कहा, जो ओलंपिक में मेडल देती हैं उनको खालिस्तानी कहा जाता है। इनका सांसद बेशुमार घूमता है देशों में, और वही सांसद रमेश बिधूड़ी भी अभी तक घूम रहा है। अब तक माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, और मैं मांग करता हूं कि तत्काल कार्रवाई रमेश बिधूड़ी पर होनी चाहिए। नहीं, लोकतंत्र का मंदिर हमारा कलंकित हो रहा है। इस कलंक से अगर आप बचना चाहते हैं तो तत्काल कार्रवाई करके इसका मैसेज दे पूरे देश को। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा लीक से हट करके जरा एक सवाल करना चाहूंगा। ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, अखिलेश यादव के साथ भी रह चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ रह चुके हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया है। जब भाजपा में नहीं थे, समाजवादी पार्टी में थे, तो मोदी को गुजरात भेज देंगे, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी को पहाड़ और कंदराओं में भेज देंगे, और न जाने क्या नाप शनाप बकते थे। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो घोसी उपचुनाव चल रहे थे, तो कहा अखिलेश यादव की जमानत जब्त हो जाएगी, सफाई वापस लौटा देंगे, बावजूद इसके मुंह की खानी पड़ी है। आपसे जानना चाहूंगा, ओम प्रकाश राजभर जैसे दल बदलू नेता को आप क्या कहना चाहेंगे? दे जो दल जिसका नाम है दल बदलू है, अभी लोगों ने पलटू राम भी कहा था, अभी लोगों ने पियरका मेघा भी कहा था, और कई लोगों ने यूट्यूब पे चलाया भी था कि चाचा कहाँ, तो कहे हम नदी में जा रहे हैं, इसलिए हम यादवों को कह दिए कि 12 बजे बुद्धि खुलेगी। तो 12 बजे के पहले यादव रियाज मारता है, रियाज मार के अपना डंडा ठीक करता है, फिर समाज के बीच में आता है। तो जब समाज के लोगों ने उनको आईना दिखा दिया कि तुम्हारी औकात क्या है, वो अपने औकात में आ गए और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहाँ भेजेंगे। अब आने वाला चुनाव बताएगा कि ओम प्रकाश राजभर कहाँ जाएंगे। वो वापस सिंधोरा आते हैं कि वापस अपनी जीप चलाते हैं, ये आने वाला समय वो जनता तय करेगी। लोकतंत्र के मंदिर में और लोकतंत्र में हमारा विश्वास संविधान पे है। संविधान के तहत हर 5 साल में चुनाव होते हैं। 22 में चुनाव आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आशीर्वाद से ओम प्रकाश जी विधानसभा पहुँचे हैं। अब जब वो 27 में आएंगे या 24 में आएंगे तो समाजवादी पार्टी का कब 12 बजेगा उनको बताने का काम करेगी समाजवादी पार्टी की जनता, और ये सम्मानित जनता बताएगी कि हमारा 12 कब बजता है। लोग इंतजार कर रहे हैं ओम प्रकाश जी का, हर गांव में लोग खोज रहे हैं उनको कि पियरका चच्चा चलिए उतर, तो पियरका चच्चा के हम बच्चा बना के फिर उनके सिंधोरा भेज दें। सिंधोरा भेजे कि सब जनता तैयार हो। पियरका चच्चा अपन औकात से ज़्यादा बोल देते हुए, इसलिए कि हम उस नेता के सिपाही हैं, हम संस्कारी हैं, मर्यादित हैं, इसलिए उस भाषा का हम प्रयोग नहीं कर सकते जिस भाषा का प्रयोग करके वहाँ पहुँचे हैं। और आपसे जानना चाहूँगा, लोकतंत्र के मंदिर में इस समय गजब की बहस चल रही है। महिला
आरक्षण बिल को लेकर के, उस पर आपसे एक सवाल मैं करना चाहूंगा। और चूंकि हर एक विषय पर आपकी एक अच्छी पकड़ है विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते, आपसे ये बहुत महनीय सा सवाल रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल बनाना शुरू किया। लोकसभा चुनाव में अभी लगभग 5-6 महीने का समय है। भाजपा कह रही है कि महिला आरक्षण बिल को हमने लोकसभा से भी पास करवा लिया, संख्या बल थोड़ा राज्यसभा में कम था लेकिन वहां से भी पास करवा लिया, और लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है। समाजवादी पार्टी इस मौके को किस तरह भुनाएगी, इस प्रकरण को किस तरह देखते हैं? थोड़ा आपको हम पीछे ले जाएंगे थोड़ा सा। 1992 में देश में घटना हुई थी, लोकतंत्र को माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे, तो उस घटना में मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पे एक आंदोलन देश में चला था। उसमें माननीय नेताजी ने गोली चलवाया था, लोगों ने कहा मुल्ला मुलायम सिंह हैं, लेकिन नेताजी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो कदम उठाया था, उसी समय उन्होंने कहा था कि जो कोर्ट का फैसला होगा उसका हम मान्य करेंगे। तो जब मंदिर का फैसला है तो किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने कुछ बयान दिया क्या? तो जो हम बयान नहीं दिए उसके खिलाफ, तो ये भाजपा घूम के गई राम मंदिर हम बनवा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो कर रही महिला आरक्षण बिल हम लाए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि महिला आरक्षण बिल के समर्थन में किसने वोट नहीं दिया है? समाजवादी पार्टी ने भी वोट दिया है, कांग्रेस के लोगों ने वोट दिया है, आम आदमी पार्टी ने वोट दिया है, तो क्या अकेले ये पास कर लिए? लेकिन ये एक काम करेंगे कि झूठ का पुलिंदा किसी के नाम है तो झूठ का पुलिंदा, झूठ की पुड़िया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम है। अभी झूठ के पुड़िया को महिला संगठन से ये अपने आप को माला पहनवाएंगे, अपने आप को गौरवान्वित करेंगे और घूम घूम गाँव में ये बताएंगे कि हमने आपको अधिकार दे दिया। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं और इस झूठ को हम लोग काटने के लिए हम अपनी सेना तैयार किए हैं। इस बार ये जितना झूठ बोलेंगे उतना हम तैयार की है, उसी तैयारी से हम घोषी जीते भी हैं। घोषी की समाज जनता को हम आपके माध्यम से बधाई देना चाहते हैं कि वो ओम प्रकाश राजभर का भी जवाब दे लिया, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जवाब दे दिया, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जवाब दे दिया, वो भारतीय जनता पार्टी का भी जवाब दे दिया, वो जो एनडीए बनाए उनका भी जवाब इंडिया ने दे दिया। और यहाँ से केराकत के जो पूर्व विधायक रहे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता रहे दिनेश चौधरी, जब कभी बातचीत करिए, मीडिया उनसे बातचीत करती है तो दबे लफ्जों में एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पर वो कहते हैं कि जो यहाँ आपके समाजवादी पार्टी के विधायक हैं तूफानी सरोज जी, जब उनसे किसी काम के लिए जनता उनके पास जाती है तो वो कहते हैं कि हमारी सत्ता नहीं है, वो काम नहीं करना चाहते, अवसरवादी नेता हैं, जैसे तैसे जनता को बेवकूफ़ बना करके चुनाव जीत गए। क्या कहना चाहेंगे आप उनको? देखिए, अवसरवादी कौन है ये जनता बखूबी जानती है। 2012 से पहले दिनेश चौधरी जी हमारे पार्टी के जिला चेयरमैन थे, उनकी पत्नी, तो वो भी अवसरवादी तो वो थे, और जिसको अवसरवादी वो कह रहे हैं वो समाजवादी ब्लड है। जब से पार्टी का गठन हुआ है, तूफानी सरोज जी इसके आपके संस्थापक सदस्यों में से हैं, और संस्थापक सदस्य का आज तक कभी अगल बगल देखा ना हो, उसको अवसरवादी कहते हैं। आप समाजवादी पार्टी से गए, भाजपा में विधायक हो गए तो आप अच्छे हो गए? अरे अवसरवादी तो आप हो। आप आज भी ताक में हो कि अगर हमारा टिकट यहाँ कटता है तो कोई और पाला बदल लेंगे। आप लोग टिकटार्थी हो, आप लोग सिर्फ टिकट के लिए आए हो, और केराकत की और मछली शहर की जनता को आप मूर्ख समझते हो, इसलिए आप टिकट के जुगाड़ में हो। वो जुगाड़ आपका फेल नहीं होगा, इसलिए आप अवसरवादी कर रहे हो। अवसरवादी अगर हैं तो गुलाब चंद सरोज जी हैं, अवसरवादी हैं तो दिनेश चौधरी जी हैं, अवसरवादी जगदीश सोनकर जी हैं, अवसरवादी सुषमा पटेल जी हैं, जिनको स्वार्थ और लालच है। अच्छा, इंडिया गठबंधन जो आपने बनाया है, बड़ा ऐतराज है भारतीय जनता पार्टी को इससे। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आम जनता भी इस मौके को भुनाना चाहती है, बहुत परेशान है, बहुत हैरान है। लगातार कुछ काम ऐसे भी हैं जिससे वो प्रभावित चल रही है। ये मेरे कहने के अनुसार नहीं, ये तमाम सूत्रों के हवाले से खबर मिलती रहती है। आपसे जानना चाहूँगा कि 24 का चुनाव बहुत बड़ा है, 80 सीटें यहाँ पे हैं, कुल लोकसभा की सीटें बहुत ज़्यादा हैं, अलग अलग प्रांतों की अलग अलग स्थिति है। यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता जो केराकत में दायित्व के एक बड़े पद पर रह करके काम कर रहा है, लोकसभा चुनाव को लेकर के वो कैसी तैयारी कर रहा है, और इस बार समाजवादी पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें निकाल रही है? इसी बार तो असली सिक्का जमा है। जो अंतिम कील होती है ये इंडिया ठोकेगी उनके तंबू में, क्योंकि इस बार हम अपने राज्य के साथ साथ ये क्यों घबरा गए हैं, स्टैंड अप इंडिया का नारा यही दिए थे। बढ़ेगी इंडिया तो जीतेगी इंडिया, यही नारा दिए थे। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, यही कहे थे। आज इंडिया से नफरत क्यों इनको हो गई? उसका सीधा कारण है कि इंडिया जब होगी मजबूत तब बनेगा भारत, और भारत कैसे बनेगा? जब पीडीए होगा मजबूत। पूरे देश में पीडीए अपना काम शुरू कर दिया है, इसकी 3 राष्ट्रीय बैठकें हो चुकी, और आप जान लीजिए हम पंजाब में रोक रहे हैं, हम दिल्ली में रोक रहे हैं, हम बिहार में रोक रहे हैं, हम पश्चिम बंगाल में रोक रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में रोक रहे हैं, हम कर्नाटक में रोक रहे हैं, हम राजस्थान में रोक रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में रोक रहे हैं, हम महाराष्ट्र में रोक रहे हैं। आप बताओ कहाँ से इंडिया जीतेंगे? इसलिए ये सोचते हैं, जैसे ये लोग लुभाव नारा देते थे जनता के लिए
दिए, वैसा नारा हमारा पीडीए ने इस बार दे दिया है। हम इस बार ऐसा नारा दे दिए हैं कि जब मजबूत होगा भारत तो जीतेगी इंडिया। अब हमारा नारा भी ये तो जनता के दिल तक जा रहा है, अब इसको खटक रहा है। अब ये थाली बजवा के जीत गए, ये ताली बजवा के जीत गए, ये गणेश को दूध पिला के जीत गए। अब ऐसा होगा नहीं। अब तो भाई जब पीडीए होगा मजबूत, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो आज 90% की आबादी में है, जो जिसको हिंदू बना के इन्होंने बांटा था, आज जब हमारे मंदिर की बात आएगी, कहीं मंदिर बनाने की बात आएगी, कि जब कोई धर्म की बात आएगी तो सभी लोग कहेंगे विश्वकर्मा को आप हिंदू हो, राजभर को कहेंगे आप हिंदू हो, आप मौर्य को कहेंगे आप हिंदू हो, चौहान को कहेंगे आप हिंदू हो। जब हिंदू की बात आ जाएगी तो जब अधिकार की बात हमारा चौहान करेगा, अधिकार की बात हमारा राजभर करेगा, अधिकार की बात हमारा मौर्य करेगा, तब कहेंगे नहीं तुम मौर्य हो, तब तुम शर्मा हो, तब तुम चौहान हो, तब तुम विश्वकर्मा हो, तब हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, तो हम हिंदू नहीं रहेंगे। अब ये भी जान गया है जो यादवों करके जो भर्ती हुई, जो आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा था कि 46 में 56 यादव हो गया। प्रमाण के हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विधानसभा के विपक्ष के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मांगा कि आप मुझे 46-56 यादव को सोची। तो ये भ्रमित लोग हैं, ये भ्रम जाल करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं और जनता के विकास के पहिया को उतारना चाहते हैं। जैसे 2017 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश बनाते हुए जा रहे थे, जो 23 महीने में उन्होंने आगरा एक्सप्रेस बनाया था, अब तक एक भी एक्सप्रेस नहीं बना पाए, फाइटर विमान नहीं उतार पाए। हमारे काम का कोई जोड़ इनके पास नहीं है। हमारी एम्बुलेंस सबके लिए थी, हमारे रोड सबके लिए थी, हमारा कन्या विद्याधन सबके लिए था, हमारे सामाजिक पेंशन सबके लिए थी, हमारे कोई बंटवारा नहीं था। लेकिन इन्होंने झूठ का पुलिंदा बना के हमारे चौहान को भटका दिया, हमारे राजभर को भटका दिया, हमारे विश्वकर्मा को भटका दिया, हमारे मौर्य को भटका दिया, हमारे निषाद को भटका दिया कि तुम हिंदू हो। जब अधिकार नहीं पाए तो ये फिर वापस अपने भाई के पास आ रहे हैं। ये मेरे कल भी छोटे भाई थे, ये सब मेरे आज भी छोटे भाई हैं। कल भी हम लोग राजा थे, इन्हीं भाइयों के दल पर इन्हीं भाई फिर हम लोग को राजा बनाएंगे। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, व्यक्तिगत सवाल जरा मैं आपसे करना चाहूँगा, चूँकि आप बहुत लंबे समय से कराकत की बागडोर आपने संभाली और समाजवादी पार्टी का खून आपकी रगों में दौड़ते रहता है। आपसे जानना चाहूँगा कि आपके ऊपर 3 दर्जन से कहीं ज़्यादा, सूत्रों की माने तो 3 दर्जन से कहीं ज़्यादा आपके ऊपर मुकदमे हुए हों, चाहे वो बसपा का शासनकाल हो, चाहे ये भाजपा का शासनकाल हो, दूसरे दलों के साथ जब आप सपा छोड़ करके बचाने की कोशिश नहीं कर पाए तो वहाँ तमाम प्रकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे। आपसे जानना चाहूँगा, अखिलेश यादव ने बड़ी जिम्मेदारी है, जिला नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको, फिर से यहाँ विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, क्या धन्यवाद देना चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और अपने जिला नेतृत्व को? देखिए, सब थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपने सवाल ही कर दिया तो थोड़ा बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद और बधाई और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि वो पुनः मुझे विधानसभा में अध्यक्ष बना के भेजे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं 2002 में नासिक महाराष्ट्र का अध्यक्ष था समाजवादी युवजन सभा का। उसके बाद मैं 2006 में जब यहाँ आया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अंगनू पहलवान की मूर्ति किराकत में लगाने आए थे, तो उन्होंने कहा कि तुम इतने अच्छे वर्कर थे, कहाँ चले गए? तो हमने कहा कि मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं काम नहीं कर सकता। तो फिर 2006 में और 7 में मुझे पुनः जौनपुर का अध्यक्ष बना के उन्होंने लोहिया वाहिनी को भेज दिया। अब